तो आज हमारे हाथ लगे हैं एस.एन. पांडे के नोट्स और मौजू है केपी ज्योतिष। हम्म। ये ज्योतिष का मतलब एक ऐसा वर्जन है जो पूजा पाठ या रत्नों से ज्यादा गणित पर चलता है। फॉर्मूलों पर। हाँ, फॉर्मूलों पर। ऐसा दावा है कि जीवन की हर बड़ी छोटी घटना, चाहे वो परीक्षा का रिजल्ट हो या विदेश यात्रा, कुछ भी वो कुछ खास नंबरों के संयोग से तय होती है। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलों की गहराई में उतरेंगे बिल्कुल, और देखेंगे कि क्या वाकई जिंदगी के उतार चढ़ाव को कुछ नंबरों में बांधा जा सकता है। चलिए इन नोट्स के जरिए इसकी पड़ताल करते हैं। और संयोग शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। पारंपरिक ज्योतिष से ये अलग है। केपी सिस्टम एक अकेले ग्रह या भाव को नहीं देखता। अच्छा, ये हमेशा पूछता है कौन से भाव एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। टीम की तरह। हाँ, मतलब जीवन का कोई भी नतीजा किसी एक भाव की वजह से नहीं आता, बल्कि कई भावों के मिले जुले असर से आता है। ओह, यही इसका सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू, एक तरह का कॉस्मिक टीम वर्क। कॉस्मिक टीम वर्क, ये अच्छा है। तो चलिए इस टीम वर्क को समझने की शुरुआत करते हैं जीवन की नींव से, शिक्षा। शिक्षा। नोट्स कहते हैं कि दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां भाव शिक्षा के लिए अहम है। लेकिन यहाँ जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि इसमें सिर्फ पास फेल की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकायदा ग्रेड्स के लिए फॉर्मूले हैं। जैसे ए ग्रेड के लिए 4, 9 और 11 का संयोग चाहिए। मतलब ये तो किसी वीडियो गेम के चीट कोड जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। क्या ये वाकई इतना सटीक हो सकता है? आपका सवाल ही इस सिस्टम के मूल में है। देखिए, ये इन भावों को एक सीढ़ी की तरह देखता है। एक सीढ़ी? हाँ, चौथा भाव है आपकी बुनियादी शिक्षा, आपकी स्कूलिंग, वो नींव जिस पर सब कुछ टिकता है। ठीक है। 9वां भाव है उच्च शिक्षा, कॉलेज, स्पेशलाइजेशन, जहां आप ज्ञान को और गहरा करते हैं। और 11वां? और 11वां भाव ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। ये किसी भी कोशिश का अंतिम फल है। अच्छा। तो जब आपकी नींव यानी चौथा भाव, आपकी विशेषज्ञता यानी 9वां और फल यानी 11वां एक साथ आते हैं तो नतीजा ए ग्रेड होता है? बिल्कुल। और असफलता का संयोग है 6, 8, 12। ये तो शिक्षा वाले भावों 4, 9, 11 से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाव शिक्षा के रास्ते में रुकावटें हैं। रुकावटें? हाँ, छठा भाव है संघर्ष और रोग का, जो पढ़ाई में मन नहीं लगने देता। 8वां भाव है अचानक आने वाली बाधाओं का, अपमान का। जैसे परीक्षा के दिन बीमार पड़ जाना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या पेपर खराब हो जाना। और 12वां भाव हानि का है, व्यय का, यानी आपकी सारी मेहनत का एक तरह से बेकार हो जाना। ओह। तो जब ये तीनों भाव सक्रिय होते हैं तो सफलता की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और हाँ, इसमें बुध ग्रह जो आपकी समझने की शक्ति है और बृहस्पति जो आपका ज्ञान है, उनका मजबूत होना भी जरूरी है। तो एक बार अच्छी शिक्षा की नींव पड़ गई, फिर अगला सवाल आता है कि उस शिक्षा का इस्तेमाल कहाँ होगा? नौकरी में या अपने काम में? सही। और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स के मुताबिक इसका जवाब भी कुंडली के गणित में ही छिपा है। नौकरी के लिए संयोग हैं 2, 6, 10, 11 और व्यापार के लिए 2, 7, 10, 11। हाँ, सिर्फ एक नंबर का फर्क है। सिर्फ एक नंबर का? सिर्फ एक नंबर का। 6 की जगह 7। ये बहुत छोटा सा अंतर लगता है, पर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इस पे टिका है। और यही तो इस सिस्टम की खूबी है। इसे ऐसे समझिए कि 10वां भाव यानी कर्म स्थान, वो आपकी मंजिल है। आपका करियर। हाँ, आपका करियर। अब आप उस मंजिल तक पहुंचते कैसे हैं, वो छठा या 7वां भाव तय करता है। अच्छा, कैसे? छठा भाव सेवा का है, यानी आप किसी और के बनाए हुए सिस्टम में नियमों के तहत काम करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये नौकरी है। ये नौकरी है। वहीं 7वां भाव साझेदारी का है, दूसरे लोगों का। यानी आप दूसरों के साथ मिलकर लेन देन करके अपना सिस्टम बनाकर मंजिल तक पहुंचते हैं। ये व्यापार है। वाह। तो नंबर भले ही एक बदलता है, लेकिन मंजिल तक जाने का रास्ता और तरीका वो बिल्कुल बदल जाता है। और दोनों में दूसरा और 11वां भाव कॉमन है। बिल्कुल, क्योंकि पैसा यानी दूसरा भाव और लाभ यानी 11वां भाव, वो तो दोनों में ही चाहिए। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। अच्छा, करियर की दिशा तय होने के बाद अब उस विषय पर आते हैं जिसमें शायद हर किसी की दिलचस्पी होती है, प्रेम और संबंध। हाँ, नोट्स में प्लूटोनिक प्रेम, मतलब जहां शारीरिक संबंध नहीं है, उसके लिए 5 और 11 का संयोग बताया है। लेकिन जैसे ही इसमें शारीरिक पहलू जुड़ता है, 8 और 12 जैसे नंबर आ जाते हैं। बिल्कुल। और अगर 5, 8, 12 तीनों मिल जाएं, तो ये एक अपमानजनक या विवादास्पद संबंध बन जाता है। ये 8 और 12 नंबर इतने नकारात्मक क्यों हैं? क्योंकि ज्योतिष में हर भाव का एक
कह सकते हैं एक उजला और एक स्याह पक्ष होता है। अच्छा, 5वां भाव प्रेम का है, रचनात्मकता का, रोमांस का। ये बहुत सकारात्मक है। लेकिन 8वां भाव है गुप्त चीजों का, रहस्यों का, अचानक होने वाली घटनाओं का और अपमान का भी। ओ, और 12वां भाव है छिपी हुई चीजों का, बिस्तर सुख का और साथ ही हानि और बंधन का भी। तो जब प्रेम 5 के साथ सिर्फ लाभ 11 जुड़ता है तो रिश्ता पवित्र और सफल होता है। लेकिन जब प्रेम के साथ रहस्य 8 और छिपी हुई बातें 12 जुड़ती हैं तो रिश्ते की प्रकृति बदल जाती है। मतलब वो समाज की नजरों से छिपकर होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और बदनामी का डर भी रहता है। और नोट्स में ये भी लिखा है कि अगर इसमें राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह शामिल हों तो रिश्ता अपनी जाति या संस्कृति से बाहर हो सकता है। ये कैसे काम करता है? राहु, केतु और शनि को पारंपरिक ज्योतिष में विच्छेदक या विद्रोही ग्रह माना जाता है। विद्रोही ग्रह? हाँ, मतलब ये नियम तोड़ने वाले ग्रह हैं। तो जब ये प्रेम के संयोग में आते हैं तो व्यक्ति समाज के बनाए नियमों को तोड़कर ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जो उम्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति में उससे बहुत अलग हो। अच्छा, ये ग्रह परंपरा से हटकर चलने की प्रवृत्ति देते हैं। बिल्कुल। तो प्रेम के बाद अगला पड़ाव आता है विवाह। इसके लिए मुख्य संयोग है 2, 7, 11 और शुक्र को विवाह का नैसर्गिक कारक कहा गया है। पहले तो ये बताइए कि नैसर्गिक कारक का क्या मतलब है? नैसर्गिक कारक का मतलब है यूनिवर्सल मैनेजर। यूनिवर्सल मैनेजर? हाँ, यानी कुंडली किसी की भी हो, शुक्र ग्रह को पूरी दुनिया में शादी, ब्याह और संबंधों के विभाग की वो डिफॉल्ट जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। वैसे ही जैसे बृहस्पति को ज्ञान और संतान की जिम्मेदारी मिली है। समझ गया। अब विवाह के संयोग पर आते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। इसे ऐसे समझिए कि शादी के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। दूसरा भाव यानी परिवार में एक नए सदस्य का जुड़ना, 7वां भाव यानी आपका जीवन साथी, कानूनी साझेदारी और 11वां भाव यानी आपकी इच्छा का पूरा होना। बिल्कुल। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तभी विवाह की घटना घटती है। तो फिर तलाक का संयोग 1, 6 और 10 क्यों है? ये विवाह के संयोग मतलब 2, 7, 11 का ठीक उल्टा क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब क्या ये सिर्फ विवाह का टूटना नहीं है बल्कि कुछ और है? यही तो केपी सिस्टम की गहराई है। तलाक सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए, पहला भाव है स्वयं या आपकी अपनी पहचान। ठीक। छठा भाव है विवाद, लड़ाई झगड़ा और कानूनी मामले। और 10वां भाव है स्टेटस या सामाजिक स्थिति। तो ये संयोग 1, 6, 10 ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी 7 और परिवार 2 से अलग होकर अपनी पहचान 1, अपने विवाद 6 और अपने सामाजिक स्टेटस 10 पर वापस लौट रहा है। वाह, ये अलगाव की एक सचेत यात्रा है, सिर्फ किसी चीज का खत्म हो जाना नहीं। बिल्कुल सही। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। चलिए परिवार को आगे बढ़ाते हैं। संतान के लिए संयोग है 2, 5, 11। बृहस्पति इसका अनैसर्गिक कारक है यानी यूनिवर्सल मैनेजर। ये तो सीधा लगता है, परिवार में बढ़ोतरी 2, संतान 5 और इच्छा पूर्ति 11। लेकिन जो दिलचस्प है वो है संतान न होने का संयोग 1, 4, 10। ये कैसे काम करता है? ये ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर काम करता है जिसे भावत भवम कहते हैं। भावत भवम? हाँ। सरल भाषा में किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के फल की हानि करता है। अच्छा, हानि करता है। अब संतान का मुख्य भाव कौन सा है? 5वां। 5वां। 5वें भाव से 12वां भाव कौन सा होगा? चौथा भाव। तो चौथा भाव संतान के सुख में कमी करता है। इसी तरह संतान प्राप्ति का लाभ कौन सा भाव देता है? 11वां। 11वें से 12वां भाव कौन सा है? 10वां। तो 10वां भाव लाभ में कमी करता है। और पहला भाव यानी स्वयं जो परिवार यानी दूसरे भाव से 12वां है। इसलिए 1, 4, 10 का संयोग संतान सुख के ठीक विपरीत काम करता है। अब एक और बड़े सपने की बात करते हैं, अपना घर या कोई संपत्ति खरीदना। इसके लिए संयोग है 4, 11, 12। मंगल और शनि इसके कारक ग्रह हैं। यहाँ 4 यानी संपत्ति और 11 यानी लाभ तो समझ में आता है, लेकिन 12 क्यों? 12वां भाव तो हानि का है। बिल्कुल, 12वां भाव हानि और खर्च का है। और जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो क्या होता है? पैसा खर्च होता है। हाँ, आपकी जेब से पैसा खर्च होता है, आपकी जमा पूंजी की हानि होती है।
जो एक संपत्ति में बदल जाती है। अच्छा, तो ये वो हानि है। जी, इसलिए संपत्ति खरीदने के लिए खर्च 12, संपत्ति 4 और उस खर्च से होने वाला लाभ 11, तीनों का एक साथ आना जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प संपत्ति बेचने का संयोग है 3, 5, 10। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये खरीदने वाले संयोग से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या तर्क है? यही तो इस सिस्टम की सबसे गहरी और खूबसूरत बात है। ये सिर्फ आपकी कुंडली नहीं देख रहा, तो ये मानकर चलता है कि हर लेन देन में एक दूसरा पक्ष होता है। आपका बेचना किसी और का खरीदना है। अच्छा, आपके लिए जो तीसरा भाव दस्तावेज, बातचीत, 5वां भाव अपनी संपत्ति से अलगाव और 10वां भाव स्टेटस में बदलाव है, वही संयोग खरीदने वाले व्यक्ति के लिए संपत्ति खरीदने का योग बना रहा होता है। ओह, ये दिखाता है कि केपी ज्योतिष घटनाओं को एक तरफा नहीं बल्कि एक इंटरैक्शन के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये अद्भुत है। मतलब ये सिस्टम सिर्फ मैं नहीं बल्कि मैं और तुम के नजरिए से दुनिया को देखता है। सही कहा। ये सोचकर तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि नोट्स बताते हैं। इसमें यात्रा के बारे में भी काफी कुछ है। छोटी यात्रा के लिए तीसरा भाव और विदेश यात्रा के लिए 9वां और 12वां। जी, तीसरा भाव आपके आसपास के माहौल और छोटी यात्राओं का है। 9वां भाव लंबी दूरी, विदेश और उच्च ज्ञान का, और 12वां भाव दूसरे देश में बसने या घर से दूर जाने का है। तो जब ये भाव सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति यात्रा करता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि यात्रा का उद्देश्य भी इन्हीं संयोगों में छिपा है। कैसे? अगर यात्रा के संयोग मतलब 9 और 12 के साथ शिक्षा के भाव 4 और 9 भी जुड़ जाए तो यात्रा पढ़ाई के लिए होगी। और अगर करियर का भाव यानी 10 जुड़ जाए तो काम के लिए होगी। एकदम सही। और ये भी बताया गया है कि आप विकसित देश जाएंगे या अविकसित, ये भी ग्रहों पर निर्भर करता है। हाँ, बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह अच्छी जगह ले जाते हैं और शनि या राहु जैसे ग्रह वो संघर्ष वाली जगह ले जाते हैं। तो क्या घर वापसी का भी कोई कोड है? बिल्कुल है, और वो बहुत ही तार्किक है। 2, 4, 11। 2, 4, 11 यानी परिवार 2, अपना घर 4 और इच्छा पूर्ति 11 का एक साथ आना, ये घर वापसी का सबसे मजबूत संयोग है। चलिए, अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी विषय पर आते हैं, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। नोट्स के अनुसार बीमारी के लिए 6, 8, 12 भाव जिम्मेदार हैं, जो हमने असफलता के मामले में भी देखे थे। हाँ, ये वही नकारात्मक भाव है। और शनि को पुरानी बीमारियों का कारक बताया गया है। वहीं अच्छे स्वास्थ्य के लिए 1, 5, 11 का संयोग है। इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि बीमारी की गंभीरता भी इन भावों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब? ये एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जैसे सिर्फ छठा भाव सक्रिय हो तो शायद सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारी होगी। ठीक है। अगर उसके साथ 8वां भाव जो अचानक और गहरा संकट है वो जुड़ जाए तो बीमारी गंभीर हो सकती है, शायद सर्जरी की नौबत आ जाए। और अगर 12वां भी जुड़ गया तो? और अगर 12वां भाव यानी अस्पताल और एकांत वो भी जुड़ जाए तो ये लंबी चलने वाली बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने का संकेत देता है। और अच्छा स्वास्थ्य? अच्छा, स्वास्थ्य क्या है? पहला भाव यानी आपका शरीर, 5वां भाव यानी आपकी जीवन शक्ति और 11वां भाव यानी लाभ। जब ये तीनों साथ होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो स्कूल के ग्रेड से लेकर घर खरीदने, प्रेम संबंध से लेकर स्वास्थ्य की स्थिति तक, SN पांडे के नोट्स के अनुसार केपी ज्योतिष में लगभग हर घटना के लिए एक संख्यात्मक पैटर्न, एक फॉर्मूला मौजूद है। हाँ, यह जीवन को देखने का एक बहुत ही व्यवस्थित, लगभग मशीन की तरह काम करने वाला तरीका लगता है। निश्चित रूप से। इसका मूल विचार यह है कि जीवन की घटनाएं अचानक या अलग-थलग नहीं होती। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों यानी भावों के बीच की एक निरंतर बातचीत का नतीजा है। आपका करियर 10, आपके पैसे 22 पर असर डालता है, आपके संबंध 7, आपके परिवार 6 को प्रभावित करते हैं, और आपका स्वास्थ्य 6 आपकी शिक्षा 4 में बाधा डाल सकता है। बिल्कुल। ये पद्धति हमें उन जटिल संबंधों को समझने के लिए एक गणितीय ढांचा देती है। इन नोट्स में सिर्फ बड़ी घटनाओं की ही बात नहीं है। इसमें आक्रामक स्वभाव मतलब 7, 8, 12 का संयोग से लेकर झूठे व्यक्ति यानी दूसरे भाव में अशुभ शनि का होना, हाँ, व्यक्तित्व के बारे में भी बताया गया है। इन सब के लिए भी संयोग दिए गए हैं। ये सब एक जरूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या?
कि अगर जीवन की घटनाओं और हमारे स्वभाव तक को इन संख्यात्मक पैटर्न में देखा जा सकता है, तो फिर उस ढांचे के भीतर व्यक्ति के अपने चुनाव, उसकी स्वतंत्र इच्छा और उसके कर्म की क्या भूमिका रह जाती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।